आपने कार को सड़क पर चलते हुए देखा होगा जिसमें हम आप बैठ करके किसी यात्रा को करते हैं, और एक कार को छोटे छोटे बच्चे जो हमारे घरों में फर्श पर चलाते हुए दिखते हैं। वही कार वही मॉडल सड़क पर भी चलती है, और वही कार वही मॉडल घर में छोटे बच्चे फर्श पर चलाते हैं। एक हवाई जहाज को हवा में उड़ते देखा होगा, और एक हवाई जहाज ऐसे ही बच्चे एरोप्लेन जैसे होता है ना, रिमोट लेकर के ऐसे हवा में उड़ा देते हैं, वो भी देखा होगा। हमारी संस्कृति में हम सबके आराध्य बजरंग बली सबको पता है। बजरंग बली के बारे में सुना है आप लोगों ने। जब वो लंका में गए तो उन्हें जब जरूरत पड़ती थी तो अपने रूप को बहुत ही विशाल काय कर लेते थे, और जरूरत पड़ती थी तो मशक समान, आपने सुना होगा जब लंका में प्रवेश कर रहे थे तो मशक समान रूप कर कपिधरहि, इसको सुना होगा आपने, रामायण में पढ़ सुना होगा। तो मच्छर के समान रूप रख करके वो लंका में प्रवेश कर गए, जो किसी की नजर में ही नहीं आए। तो बात यहीं से मैथमेटिक्स की है, और यहीं से सिमिलरिटी की है, जिसको हम समरूपता कहते हैं। इसमें शेप मतलब बनावट का इक्वल होना जरूरी होता है, बनावट का इक्वल होना जरूरी होता है। साइज का इक्वल होना यहां पर रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब ऐसा नहीं, एक जरूरी नहीं है। ऐसा नहीं कि इसके बगैर काम नहीं चलेगा। मतलब यह है कि बहुत ऐसी कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि साइज भी इक्वल हो। साइज अलग अलग होगा तो भी चलेगा, साइज अगर सेम होगा तो चलेगा, ऐसी बात नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि बनावट अगर इक्वल है दो फिगर का, दो आकृतियों का, तो समरूप है। जैसे मैंने आपसे कहा कि हवा में हवाई जहाज उड़ रही है और वही बच्चे खिलौने लेकर के इधर उधर आसपास उड़ाते हैं। वही कार सड़क पर चल रही, वही मॉडल कार कंपनी आजकल बना के बच्चों को खिलौने के रूप में दे देते हैं। बात वहां पर केवल इतनी है, उसका एक लार्ज रूप है और एक रिडक्टेड रूप है, मतलब एक बड़ा रूप है और एक छोटा रूप है। बनावट एक जैसी रहती है, स्ट्रक्चर एक जैसा रहता है, लेकिन उनकी मेजरमेंट में फर्क होता है। अर्थात हम कह सकते हैं जिन आकृतियों की बनावट समान हो, इसको हम बनावट कहते हैं, बनावट समान हो, साइज मतलब उसका जो मापन है, मेजरमेंट है, उसका इक्वल होना जरूरी नहीं हो, ऐसे आकृति समरूप कहलाते हैं। अब आप कहोगे सर इसकी जरूरत क्या है और इसको 15 मिनट के शो में कैसे? तो यूपीएसआई का अगर आप पेपर दे रहे हैं, यूपीएसआई का कोई भी पेपर उठा के देख लीजिएगा, आपको सिमिलरिटी पर एक सवाल दिखेगा। तो इस सिमिलरिटी के इस बिहेवियर को देखते हुए थोड़ा सा इसके आगे चलते हैं। मैं आपको बता दूं, एक ऐसा भी फिगर होता है जिसकी बनावट तथा मापन दोनों समान होता है। उस फिगर को सर्वांगसम अर्थात कॉन्ग्रुएंट कहते हैं। आपने सुना होगा कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। बात फिगर की जो आती हो त्रिभुज से ही आती है, लेकिन हम तो फिगर से रिलेट करते हैं। अब मैं आपको बता दूं कि अगर त्रिभुजों की सर्वांग समता और समरूपता को समझें, अगर हमने कहा कि एक त्रिभुज हमारा एबीसी है और एक त्रिभुज हमारा पीक्यूआर है, तो सर्वांग समता को प्रेजेंट करेगा यह सिंबल, यह सर्वांग समता को प्रेजेंट कर रहा है। इसी समय अगर त्रिभुज एबीसी को हम एक सिंबल ऐसे त्रिभुज पीक्यूआर के साथ रिलेट करें, जिसको समरूपता कहते हैं। हम कह सकते हैं जितने भी सर्वांगसम है सब समरूप हैं, लेकिन सभी समरूप सर्वांगसम नहीं है। क्योंकि सर्वांग समता है तो वहां पर साइज एंड शेप दोनों का इक्वल होना कंपलसरी है। समरूपता में ऐसा नहीं होता, समरूपता में केवल और केवल अगर साइज भी इक्वल है तब भी वह समरूप है। अगर हम ट्रायंगल सिमिलरिटी की बात करते हैं, दो ट्रायंगल अगर हमने ले लिया, तो आप ट्रायंगल छोटा भी देख रहे हैं, बड़ा भी देख रहे हैं, बट ये दोनों त्रिभुजों को मैंने कहा कि ये दोनों त्रिभुज इस समय, ये दोनों त्रिभुज मैंने लिखा, ये इस समय समरूप हैं। क्यों समरूप है? क्योंकि इनके सभी संगत कोण समान हैं। संगत कोण का मतलब कोण ए इक्वल है कोण पी के, समझते चलिएगा, कोण ए इक्वल है कोण पी के, कोण बी इक्वल है कोण क्यू के, इसी प्रकार से कोण सी इक्वल है कोण आर के। जब सिमिलर जो करस्पॉन्डिंग एंगल अगर इक्वल होते हैं, मतलब सभी संगत कोण समान होते हैं, और साथ साथ यहां पर संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। समानुपाती का मतलब जिस फ्लो में यह बढ़कर यहां से यहां पहुंचा है, जिस रेशियो में, उसी तरह से एसी से बढ़कर के पी क्यू आए, पी आर आए, उसी रेशियो में बीसी से बढ़कर के क्यू आर आए। मतलब मैं लिख सकता हूं कि ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू ए सी अपान पी आर इज इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर। इस तरह से हम कह सकते हैं यह दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप हैं। अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके कुछ रिलेशंस हैं। क्या रिलेशंस हैं? अगर हमने यहां पर एक त्रिभुज ले लिया, आप लोग खुद देखिएगा तो चीजें समझ में आएगी। एक हमने ऐसे त्रिभुज यहां पर ले लिया,
इस त्रिभुज को हम ऐसे जस्टिफाई कर रहे हैं, देखिए त्रिभुज अपने पास है, एक त्रिभुज ए है और एक त्रिभुज हमने ऐसे बड़ा सा बना दिया। त्रिभुज को देखिए क्या कहता है, यह त्रिभुज एबीसी है और यह त्रिभुज पीक्यूआर है। समझ लीजिएगा, हमने लिखा कि दो संगत, मतलब अगर त्रिभुजों की बात करें, दो समरूप त्रिभुजों में जो संगत भुजाओं का अनुपात होता है उनके परिमापों के, परिमाप मतलब पेरीमीटर्स के अनुपात के बराबर होता है। मैं लिख सकता हूं कि ए बी, दरअसल यहां पर पता चला कि ए इक्वल है पी के, बी इक्वल है क्यू के और सी इक्वल है आर के। इसी से संगत का कॉन्सेप्ट समझ में आता है। मैं बहुत डिफाइन नहीं कर रहा हूं क्योंकि इस क्लास को 1.5-2 घंटे पढ़ाया जाए तो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी का बिहेवियर एक्चुअली हो पाता है, बट शॉर्ट वीडियो में हम आपको इतना जितना बता रहे हैं ये मोर देन सफिशिएंट है। यह एक टॉपिक क्लियर कर देगा, एक सवाल आपका हल करवा देगा। तो आपको बस इतना समझना है कि अगर मेरे पास दो त्रिभुज थे एबीसी और पीक्यूआर, दोनों सिमिलर थे, तो मैं लिख सकता हूं कि ए बी डिवाइड बाई पी क्यू इज इक्वल टू ए सी डिवाइड बाई पी आर। देखिए इसको इसके साथ कर दिया, इसको इसके साथ कर दिया, इज इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइड बाई पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। तो हम दोनों के परिमापों के अनुपात को उनकी संगत भुजाओं के अनुपातों से कंपेयर कर सकते हैं। बात यहां पर दो समरूप त्रिभुजों की हो रही है। परिमापों का तो यह रिलेशन होता है, बट अगर बात क्षेत्रफलों की जाए, जैसे अगर समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों को नोटिस किया जाए, एक त्रिभुज ए है, एक त्रिभुज ए है, तो मैं लिख सकता हूं सेम उसी तरह से। अगर आप पॉइंट करिएगा, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक त्रिभुज एबीसी है और दूसरा त्रिभुज मेरे पास पीक्यूआर है, तो हम कह रहे हैं कि अगर दोनों सिमिलर हैं इस कोण के बराबर के थ्रू, इसको इसके बराबर के थ्रू और इसको इसके बराबर के थ्रू, अगर ये आपस में बराबर है तो हम कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में सिमिलर हैं। और सिमिलर हैं तो इनके जो एरियास होते हैं, मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर इज इक्वल टू इनकी संगत भुजाएं ले लीजिए, तो लिखिए ए बी अपान पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपान पी आर। बट इतने से काम नहीं चलेगा, संगत भुजाओं का वर्ग करना पड़ेगा। मतलब समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इतना अगर हमको समझ में आ रहा है तो फिर आगे हम सवालों को आराम से कर सकते हैं। थोड़ा सा सवालों पर चलिए, देखिए क्या किस तरह की बातें आती हैं। याद रखिएगा, यह पूरा पैटर्न आपको जो है यूपीएसआई के एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। अब आप देखो सवाल जो अभी तक पूछे गए हैं उन्हीं के आधार पर मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। समरूप त्रिकोण मतलब त्रिभुज ही कह रहा है, एबीसी और डीईएफ के क्षेत्रफल क्रमशः 144 सेंटीमीटर स्क्वायर और 81 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एबीसी की सबसे बड़ी भुजा अगर 36 है तो डीईएफ की सबसे बड़ी भुजा बताओ क्या होगी। जैसे अगर मेरे पास त्रिभुज एबीसी समरूप है त्रिभुज डीईएफ के, तो निश्चित तौर पर इनका जो एरिया होगा, मैं लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी डिवाइड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू जो संगत भुजाएं, क्योंकि सबसे बड़ी उसकी सबसे बड़ी इसकी बात कर रहा है, सबसे बड़ी इसकी कितनी बताएं, यहां पर 36 दिया है और इसकी भुजा अगर x ले लें, इसका वर्ग कर दें तो क्षेत्रफलों के अनुपात के बराबर होगा। इसका क्षेत्रफल हमको 144 दिया है और इसका क्षेत्रफल 81 दिया है, बट अगर यहां का वर्ग घटेगा तो यहां वर्गमूल लग जाएगा और यह 36 बटा आपका x हो जाएगा। अब वर्गमूल अगर करेंगे तो 144 का तो 12 होगा और यहां पर आपको 81 का 9 मिलेगा, बराबर यहां पर हमने 36 कर दिया और इसको कितना कर दिया, x कर दिया। 12 तो यहां 36 होता है, 9 त्रिक 27 होगा, तो x का मान हम लोग 27 सेंटीमीटर, विकल्प ए ऑप्शन नंबर ए मान सकते हैं इस क्वेश्चन के लिए राइट सोल्यूशन। और ऐसा सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। आशा करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, दो समरूप त्रिकोण हैं, पहले त्रिकोण की भुजाएं 2, 3 और 4 हैं। पहले त्रिकोण की भुजाएं 2, 3 और 4 हैं। दूसरे त्रिकोण का परिमाप 81 है। दूसरे त्रिकोण के समरूप भुजाएं सेंटीमीटर में हमको बतानी है कि क्या क्या हो जाएंगी। आपको मैं समझाता हूं, ध्यान से मेरी बात को कनेक्ट करिएगा। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, क्या बताया कि अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनके परिमापों को कनेक्ट करिए। जैसे आपको एक मान लीजिए त्रिभुज जो दिया था, परिमाप जानते हैं सब लोग क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। सभी भुजाओं का योग होता है।
अब इसने हमसे कहा है कि त्रिकोण की भुजाएं 2, 3 और 4 हैं, जबकि दूसरे का परिमाप हमको 81 दे रखा है। तो एक चीज आप दिमाग में रख लीजिए, अभी कंफर्म कर देता हूं, आपको सब कंफर्म हो जाएगा। सबसे पहली बात, अगर हम पहले त्रिभुज की बात करें, जिसे उसका नाम हम त्रिभुज एबीसी कर देते हैं और दूसरे का नाम त्रिभुज हम डीईएफ कर देते हैं, ऐसे जनरली सोच लिया। इसकी भुजाएं 2 हैं, 3 हैं और 5 है। इस प्रकार से 2 है, 3 है, सॉरी 4 है, इस तरह से भुजाएं हमको दे रखा है। परिमाप जैसा कि पता है सभी भुजाओं का जोड़ होता है, 2 3 4, 2 3 5 4, हमने इसको 9 कर दिया। ये इसका पेरीमीटर हो गया। अगर इसका पेरीमीटर यहां पर आपके सामने 9 है तो भुजाएं आपकी 2 3 और 4 हैं। और दूसरे त्रिभुज का पेरीमीटर हमारे पास 81 है, तो इसकी भुजाएं क्या होंगी, इसी के रिस्पेक्ट में सोचा जाए। कैसे सोचा जाएगा समझिएगा, क्योंकि भुजाओं का भी आपस में रिलेशन होगा। समझिए, यहां पर 9 की केस में यह 2 है, यह 3 है, यह 4 है। अगर यह 9 है तो इसको कनेक्ट करें, कितना हो जाएगा, 9 9 81, अर्थात 1 का मान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 9 दूना इसको कर दे 18 हो गया। 9 त्रिक 27 कर सकते हैं इसको, और 9 चौके 36 कर सकते हैं। तो 18, 27 और 36 बनकर आएगा, जो आपके सामने यहां पर बी ऑप्शन में राइट सोल्यूशन के रूप में है। आप जोड़ लीजिए, जोड़ने पर आपको पता चलेगा कि इसका जोड़ 81 हो गया। 30 20 50 10 60, 8 68 7 68 7 कितना, 75 6 81। तो राइट सोल्यूशन आपके सामने है। सभी लोग ध्यान से ऐसे सवाल पर अपना फोकस बना ले, और एग्जाम में आएगा तो करके आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें पढ़िए ध्यान से, कुछ बातें और यहां पर निकल करके आएंगी। त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी व ई भुजाओं AB व BC पर इस प्रकार है कि DE समांतर AC है। समांतर का भी कॉन्सेप्ट बताता हूं। AD और DB का रेशियो 3:2 है, तो समलंब चतुर्भुज ACED और DE BED के क्षेत्रफलों का अनुपात हमको बताना है। आइए कंफर्म कर देता हूं, क्लियर हो जाएगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि इसने कहा है कि त्रिभुज की जो भुजाएं DE और AC समांतर है, अगर DE और EC समांतर है तो जान लीजिएगा कि यह कोण इस कोण के बराबर होगा। इस कोण के बराबर करेस्पॉन्डिंग एंगल का कॉन्सेप्ट होता है। यह कोण भी इस कोण के बराबर होगा। यह कोण ऑटोमेटिकली आपको दो त्रिभुजों में दिख रहा है। और सबसे पहली बात तो मुझे यहां पर दो त्रिभुज दिख रहे हैं, एक BDE दिख रहा है और दूसरा मुझे ट्रायंगल BAC दिख रहा है। मतलब एक छोटा वाला ए भाग दिख रहा है और एक कंप्लीट BAC दिख रहा है। आपको बता दूं, किसी भी दो त्रिभुजों का कॉन्सेप्ट होता है, जो मैंने आपको नहीं बताया था स्टार्टिंग में, कि अगर किसी दो त्रिभुजों में दो कोण भी बराबर हो गए, होने को तो तीन की आवश्यकता है, लेकिन अगर दो कोण भी बराबर हो गए तो वह दो त्रिभुज समरूप हो जाते। फिलहाल तो इसमें तीनों बराबर हो रहे हैं। अगर तीनों बराबर हो रहे हैं तो दो कोण आपके, मतलब तीनों कोण के आधार पर कह सकता हूं कि यह त्रिभुज दोनों आपस में समरूप हैं। और अगर समरूप हैं तो बाकी सारा काम कर सकते हैं। जैसे हमको समझ में आ गया कि त्रिभुज BDE सिमिलर है ट्रायंगल ABC के, या BAC, जो भी आप नाम रख सकते हैं। अब अगर सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट आप फॉलो करेंगे तो सिमिलरिटी का बिहेवियर देखिए क्या आएगा। करेस्पॉन्डिंग कैसे काम करता है, जैसे कोण B के सामने की भुजा यहां पर DE है, छोटे वाले में कितना है, DE है, और इसमें कितनी है, AC है। यहां चलिए, इस BD के सामने, BD मतलब अगर कोण की तरफ E की तरफ चलें, E के सामने BD है, C की तरफ पूरा AB है, BD अपान AB कर सकते हैं। इसी प्रकार से इस 2 नंबर कोण के सामने भुजा BE है और इसके 2 के बराबर यह A है, तो इसके पूरा भुजा BC है। करेक्ट, A हो गया। बाकी प्रोसेस की तरफ चले, आगे देखो क्या क्या कहता है। A आपका 2 है, A आपका 3 है और A कंप्लीट आपका 5 है। हमको कहा है कि AD और DB 3 और 2 के अनुपात में है। AD और DB 3 और 2 के अनुपात में है, ये हम समझ पा रहे हैं। हमसे कह रहा है समलंब चतुर्भुज ACED। समलंब चतुर्भुज आपको दिख गया होगा कहां पर, ACED, दिस वन इज द, दिस समलंब चतुर्भुज बोला जाता है। दिस वन इज कॉल्ड द ट्रेपीजियम, इसी को हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इसके क्षेत्रफल और BED इसके क्षेत्रफल का रेशियो पूछ रहा है। सबसे पहली बात अगर बता दूं कि हमारे पास इतने की भुजा और इस कंप्लीट को दिया गया है, तो हम कह सकते हैं कि एरिया आप, जैसे हम क्या कह सकते हैं कि एरिया आप ट्रायंगल BDE मतलब ये छोटे वाले को ले रहा हूं, अपान एरिया आप ट्रायंगल BAC मतलब इस कंप्लीट को ले रहा हूं, तो इनका रेशियो क्या होगा पता है,
संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के। तो संगत भुजाओं में इसकी भुजा 2 है तो 2 का वर्ग कर दीजिए, और इसकी कंप्लीट भुजा 5 है तो 5 का वर्ग कर दीजिए, मतलब यह 4/25 हो जाएगा। ये 4/25 हो गया। अब ये पूरा 25 है और इतना हिस्सा 4 है, तो आप समलम चतुर्भुज समझ गए होंगे कि यह हिस्सा कितना हो, क्योंकि ये पूरा का पूरा 25 है एरिया में, और यह कितना है, केवल 4 है, तो 25 से 4 निकाल दिया है 21 हो गया, जो आपका समलम चतुर्भुज है। हमसे कह रहा समलम चतुर्भुज इसका हिस्सा 21 है और इसका हिस्सा 4 है, 21:4। यह इस सवाल के लिए राइट सोल्यूशन आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर आप लोग नोट कर सकते हैं। तीसरा सवाल आपका डन होता है। प्लीज सभी लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, त्रिभुज एबीसी, फिर से उसी टाइप का एक बढ़िया शानदार क्वेश्चन दिया है। आपको फिगर भी दिख रहा है और इस तरह से फिगर दिखता है तो कॉन्फिडेंस वैसे भी बढ़ जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं। डी और ई मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का कॉन्सेप्ट त्रिभुज में पढ़ाया जाता है। अगर मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु क्या करते हैं, मध्य बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा हमेशा तीसरी भुजा के समांतर होती है और तीसरी भुजा की आधी भी होती है। मतलब यहां से अगर एक कंक्लूजन मैं दूं आपको, तो जो लिख सकता हूं मैं, क्या यहां लिख देता हूं कि DE इज इक्वल टू हाफ हाफ BC होगा। दूसरी बात मैं लिख सकता हूं कि DE इज पैरेलल टू BC होगा। समझ रहे, इसके समांतर होगा और BC की आधी होगी। यह लेंथ आप देख पा रहे हो, यह 2x है, यह 6 है, यह 12x - 6 है और यह 16 - 2x है। इतना तो अभी मैंने पढ़ लिया। समरूपता भी कंफर्म हो गई, क्योंकि जब आप समांतर देख पा रहे हैं तो यह कोण इस कोण के बराबर कॉमन हो गया, यह कोण इसके बराबर ही होगा। समांतर आपका जो है जब दो भुजाएं समांतर होती हैं तो जो संगत कोण करेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं इक्वल हो जाते हैं। यह आपको बराबर दिख ही रहा है, ठीक है। इस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि त्रिभुज ADE सिमिलर होगा त्रिभुज ABC के। करेक्ट है, इस तरह से हम इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। अब सवाल क्या कहता है, त्रिभुज ABC में D व E क्रमशः भुजा AB व AC के मध्य बिंदु हैं। सब कुछ क्लियर है, हम लोगों से x का मान पूछ रहा है। बहुत ही क्लियर, आराम से बताया जा सकता है। अगर समरूप हैं तो भुजाएं समानुपाती हैं, और भुजाएं अगर समानुपाती हैं तो हम पार्ट पार्ट के हिसाब से भी जा सकते हैं। वैसे भी आधे का सिस्टम है, आप सबको पता ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम लिख सकते हैं 6/12x - 6 इज इक्वल टू 2x अपान 16 - 2x। तो यहां से तो 3 आ जाना चाहिए, कंफर्म हो गया, क्योंकि यह इसके साथ अगर कंपेयर कर लो तो इसके साथ भाई अगर ये मध्य बिंदु तो यह भाग तो ऐसे बराबर हो गया। हमें इधर उधर जाने की जरूरत ही क्या है, तो सीधा सीधा 2 3 जा 6 कर दीजिए, 3 इसका मान आना चाहिए। अगर समरूपता के बिहाफ पर आप वेरीफाई करना चाहें तो वेरीफाई कर लेना चाहिए। एक्चुअली नियम तो ये बनना चाहिए, 6 इसको जोड़ना चाहिए, जोड़ने से केवल 12x आएगा, बराबर 2x होगा और यह भी खत्म होकर 16 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना चीजों को। तो इस हिसाब से इसको प्रेजेंट करना चाहिए, जैसे क्या कि 4 × 12, 4 × 4 = 16, 3 दूना 6 हो गया, 2 दूना 4। तो वही चीज बात बनकर आ रही है। हम लोग सीधा सीधा नोट कर सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। अच्छा देखिए, 4 × 4 = 16, 4 × 3 = 12 यहां पर हो गया। इसके बाद यहां पर देखो कितना, 2 दूना 4, तो x स्क्वायर = 4 आ रहा है। तो x का मान तो आपका फिर 2 आएगा। इस हिसाब से देखा जाए तो x का मान 2 आना चाहिए। दरअसल हम ये समझ पा रहे थे कि अगर यह इक्वल है, जैसे a इसके बराबर हो, तो यह इसके बराबर हो तो अलग अलग स्थिति बनती है। हमको सिमिलरिटी के बिहाफ पर चलना चाहिए, तो सिमिलरिटी के बिहाफ पर इसका मान देखो 3 नहीं होगा, तब यहां पर इसका मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका मान आपका 2 करेक्ट आंसर होगा। दरअसल कंफ्यूजन इस बात का बनेगा मध्य बिंदु के हिसाब से, यहां से लोग इक्वल करना चाहेंगे, और देखिए हमने भी वही चीज किया। मैं जानता था, मैं आपके हिसाब से सोच रहा था, मुझे ऐसा एकदम क्लियर लग रहा था कि विकल्प दे करके आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो यहां पर बहुत सारे लोग इसको इसके इक्वल बना करके प्रेजेंट करेंगे, तो यह भाग इसके बराबर करके सोचेंगे 3 आ जाएगा, जबकि गलत है। हमको सिमिलरिटी के बिहाफ पर जाना चाहिए। और मैं फिर से आपको एक बार यहीं पर लिख करके समझा देता हूं, ध्यान से पूरी बात को सुनिएगा। इस छोटे त्रिभुज का 6 और बड़े त्रिभुज का अगर पूरा जोड़ा जाए तो -6 + 6 खत्म होकर के 12x हो गया, बराबर छोटे त्रिभुज का 2x, और अगर हम इस बड़े त्रिभुज का पूरा जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके सामने स्थिति क्या है। पहली चीज, 4 × 3 = 12, 4 × 4 = 16, 2 दूना 4, यस, 3 दूना 6, करेक्ट है। तो x स्क्वायर = 4, x बराबर +- 2 आएगा, बट माइनस तो कोई लेंथ होती नहीं है, तो x का मान सीधा सीधा 2 आएगा। आप अगर कैसे भी इधर उधर करके गलत कर दिए
तो यह सवाल गलत हो जाएगा। 2 सेंटीमीटर इसका राइट सोल्यूशन ही इस सवाल का करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला देखिए। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, नीचे दर्शाए गए चित्र में BC बराबर, ध्यान से देखिएगा, BC बराबर 12 है, मतलब यह लेंथ 12 है। DB बराबर 9 है, मतलब यह लेंथ आपकी 9 दे रखा है, और साथ में CD बराबर 6 है, दिस वन 6, मतलब एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा DBC, और सारी भुजाएं कंफर्म है, परिमाप सोच सकते हैं क्योंकि सब भुजाएं दिया है, करेक्ट है। आगे कोणों का एक सिस्टम हमको प्रेजेंट करके दिया, उसने क्या, पढ़िएगा। कोण BCD, BCD कहां है, दिस वन, इक्वल टू BAC, BAC कहां है, दिस वन, मतलब यह कोण इस कोण के बराबर है। समझ रहे हैं सब लोग, यस। तो त्रिभुज हमसे ADC के परिमाप, ADC हमको त्रिभुज ADC, वेयर द ट्रायंगल ADC, दिस वन, A, करेक्ट है। और त्रिभुज BDC के परिमाप, BDC कहां पर है, दिस वन, इसके परिमाप का अनुपात पूछ रहा है। दोनों परिमापों के अनुपात को हमसे कंफर्म करने की बात किया है। परिमाप देखिए कैसे बराबर होंगे, ये आप लोग को समझने की जरूरत है। परिमापों, सॉरी बराबर क्यों, कंपेयर कैसे होंगे, अगर त्रिभुज समरूप होंगे तो परिमाप आपके कंपेरेबल हो जाएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, इस परिमाप को कंपेयर करना है जिसमें ये छोटा वाला त्रिभुज है और ये बड़ा वाला त्रिभुज है। परिमाप कंपेयर तभी हो सकता है क्योंकि हमने आपसे कहा था परिमापों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है, लेकिन वो तभी होता है जब त्रिभुज समरूप होते हैं। क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं? भाई ऐसी तो स्थिति हमारे सामने है नहीं, इसका मतलब हम कुछ और समरूपता से ही कंफर्म कर पाएंगे। मैं इसमें जो देख पा रहा हूं, इस छोटे वाले को मैंने इससे कंपेयर किया, भाई यही हमारी आवश्यकता है, लेकिन ऐसा कहीं है नहीं, कुछ नहीं कम, मतलब हम पॉसिबिलिटी ला नहीं सकते, केवल एक एंगल से समरूपता नहीं आती है, 2 एंगल आएगी तो ही समरूपता आएगा, ठीक है। फिर मैंने छोटे को कंप्लीट से किया तो भी नहीं पॉसिबिलिटी आ रही है। हाँ, लेकिन जब मैं इस त्रिभुज BDC अर्थात इस त्रिभुज की बात मैं कर रहा हूं, एंड त्रिभुज में कंप्लीट की बात करूं, ट्रायंगल BAC, तो दोनों त्रिभुज में कुछ सिमिलरिटी का बिहेवियर हमको दिखने वाला है। आइए दिखाता हूं क्या। सबसे पहले कोण B बराबर कोण B, दोनों में कॉमन है, यहां भी कोण B है जो हमारे इस ट्रायंगल का भी काम करेगा और बड़े वाले का भी काम करेगा। दूसरी तरफ इस छोटे वाले का जो कोण हमारा C है, ठीक है, इस हमारे बड़े वाले के कोण A के बराबर है। इससे कंफर्म हो गया कि अगर किन्हीं भी दो त्रिभुजों में 2 एंगल इक्वल हो गए तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं। मैं समझ गया कि ट्रायंगल हमारा जो BDC है वो सिमिलर है ट्रायंगल BAC के, मतलब ये छोटा वाला इस पूरे बड़े वाले के समरूप है। और अगर दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो संगत भुजाएं समानुपाती हो जाती है। आइए दिखाता हूं कैसे संगत भुजाएं समानुपाती कैसे होंगी। छोटे वाले त्रिभुज का जो B है, इसके विपरीत हमारे पास CD है, करेक्ट है, यस। छोटे वाले के सामने के विपरीत CD, और इसमें बड़े वाले को मान के चलो तो AC है, AC कर दिया, बराबर। अगर हम यहां पर छोटे वाले का C ले रहे हैं तो C के सामने कौन है, BD है, और बड़े वाले का अगर C किसके बराबर, A के सामने पूरा का पूरा BC है। अब बचा कौन, निश्चित तौर पर भाई हमने किसको ले लिया, इसको ले लिया, हमने इसको ले लिया, समझ रहे हैं। अब हमारे पास केवल और केवल अगर छोटे वाले का हम BC ले लेते हैं, क्योंकि हमें D को भी तो कंपेयर करना चाहिए, इसको हम क्या ले लेते हैं, BC ले लेते हैं, तो यह D किसके बराबर होगा, बड़े वाले में किसके बराबर होगा, कंप्लीट C के बराबर होगा, अर्थात हमको पूरा का पूरा AB लेना होगा। अब इन्हीं से हम लोग को समझ में आ रहा है, जैसे हमारे पास जैसे एग्जैक्टली क्या क्या है, एग्जैक्टली BD है, हमने लिखा 9, समझ रहे हैं। एक किसका है, छोटे वाले का, बड़े वाले का एग्जैक्टली कितना है, 12, ये BC है, दिख रहा है साफ साफ। तो यहां से हम कह सकते हैं इसकी भुजाएं हमारे पास 3 और 4 के रेशियो में होंगी, 3-4 के रेशियो में होंगी। अगर भुजाओं में 3-4 का अनुपात है तो वही अनुपात हमारे पास, लेकिन अभी ध्यान समझने की कोशिश करिएगा, ये हमारे पास छोटे इसका परिमाप है, करेक्ट है, इसका परिमाप है, और ये हमारा इस पूरे का परिमाप प्रेजेंट करेगा, ये भी समझ में आ रही होगी बातें। लेकिन हमसे पूछा क्या, हमसे ADC का कह रहा है,
ठीक है, हमसे एडीसी का कह रहा है और हमसे बीडीसी का कह रहा है, तो बीडीसी का हिस्सा हमारे पास कितना आ जाएगा उसको समझिएगा। जैसे आपको ये समझ में आ रहा होगा ना कि यहां पर ये 4 है, 3 है और बाकी कोई चीज हमारे पास जो जो पॉसिबिलिटी में है मैंने उसके आधार पर आपको बताया। जैसे आपको जो जो पॉसिबिलिटी में दिख रही चीजें हैं उसके आधार पर बताया। भाई यहां पर अगर देखा जाए तो इसके साथ क्या है, सीडी है कि नहीं, तो क्या आपको लगता है कि इस रेशियो से हम निकाल पाएंगे? नहीं, अभी हमको इसमें से कोई ना कोई भुजा चाहिए और इसकी भुजा पता करने के लिए आप इस पर चले आइए। यहां से आपको क्या क्लियरिटी मिलेगी आप सोचो। यहां से सबसे पहले मैं लिख सकता हूं कि अगर मैं ए बी निकाल लेता तो मुझे इसकी एक भुजा पता चल जाती और ए बी हमारा हो जाएगा कितना, आप खुद सोचिए, बीसी का स्क्वायर अपान बीडी, यही होगा ना? यस। तो बीसी हमारे पास कितना है 12, लिखिए 12 का स्क्वायर। बीडी कितना है आपको दिख रहा है, बीडी यहां पर 9 है, यस बिल्कुल दिख रहा होगा। तो आपके पास 144 बटे आपका 9 हो जाएगा। 9 एक के 9 हो गया, 9 छंगे 54 16 हो गया। अगर ये पूरा का पूरा 16 है तो यह आपका 7 हो गया। तो अब आपके सामने इस त्रिभुज की यह भुजा 7 निकल करके आ रही है, जबकि यहीं से कनेक्टेड यह भुजा आपकी कितनी हो गई, 9 हो गई। तो राइट सोल्यूशन इसका 7:9 होगा, जो करेक्ट आंसर के रूप में है। आप सभी लोग इसको पॉइंट कर सकते हैं, यही इस सवाल का सही उत्तर है। अब आप लोग मुझे कंफर्म करके बताइएगा इस सवाल आपको समझ में आया, एक पैटर्न समझ में आया, और इस तरह की और कनेक्टिविटी के लिए हम लोग रेगुलर बिहाफ पर ऐसे जुड़े रहेंगे और आगे के सेशंस करते रहेंगे। मैं लगातार आपके लिए एफर्ट कर रहा हूं। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताना। मुलाकात अगली क्लास में होती। थैंक यू सो मच, सभी को धन्यवाद।